RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, जो R है ये आया है जर्मन वर्ड रेक्टस से, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और S जो है ये आया है सिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने E और Z देखा था, वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम RS देते हैं। देखते हैं, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, इसी को हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कि उसका R है या S। ठीक है, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का फिशर फार्मूला दिया जा सकता है और दूसरा वेज डैश। तो पहले मैं फिशर फार्मूला में बताता हूं कि फिशर फार्मूला में RS कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफाई कायरल एटम। सबसे पहले कायरल एटम ढूंढिए कि कायरल एटम क्या है। जैसे मान लीजिए यही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, FCl Br और I। इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। या एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CHO OH H CH2 OH। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई कायरल एटम। पहला स्टेप है कायरल एटम को आइडेंटिफाई करना। अब बताइए इसमें कायरल एटम कौन सा है, तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है ये कायरल है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये कार्बन ऐसा है जिससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ, हमने कायरल एटम को आइडेंटिफाई कर लिया। एक बार कायरल एटम आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा रूल है राइट प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, कायरल कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं उनकी प्रायोरिटी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल। तो अब बताइए CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग FCl-BrI में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सभी लोग जरा लिख के बताएं। FCl-BrI में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, I की। तो इसको हम दे देंगे नंबर 1, ये है 1। दूसरी प्रायोरिटी है Br की 2, तीसरी प्रायोरिटी है क्लोरीन की और चौथी प्रायोरिटी है फ्लोरीन की। अब क्या करेंगे, यहां पे देखें तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, ऑक्सीजन की, दूसरी प्रायोरिटी CHO की, तीसरी प्रायोरिटी CH2OH और चौथी प्रायोरिटी H की। तो फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया, पहला आइडेंटिफाई कायरल एटम, कायरल एटम को आइडेंटिफाई किया। दूसरा राइट प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल, CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी लिखें। अब स्टेप 3 जो है, स्टेप 3, ठीक है, ध्यान से देखिए स्टेप 3, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R, और अगर 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन S। ठीक है, अब यहां पे एक केस हो सकता है, क्या हो सकता है, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मिनट,
ये ऐसा लीस्ट प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन पे है तो ये करेंगे, है ना, लीस्ट प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन तो ऐसा करेंगे। इफ लीस्ट प्रायोरिटी, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है, ये वाला देखिए, ये जो है ये होती है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, 1 2 3 गए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। और अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जाने पर, वैसे तो अभी आर होता था लेकिन अब इसका उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाने पर एस हो जाएगा। और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाने पर अभी एस होना चाहिए था, अब आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ठीक है, कि यहां पे लीस्ट प्रायोरिटी क्या है। लीस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, 4। आप बताइए लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे है या नहीं। लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे अगर है तो लिख दीजिए यस है। चलिए बहुत अच्छा। तो अब करना क्या है हमें, पहले हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से 2 जाना है और फिर 2 से 3 जाना है। अब आप बताइए 1 से 2, 2 से 3 आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधे इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया। यहां पे अब चलते हैं, अब बताइए कौन सा केस लगेगा, थर्ड का फर्स्ट वाला है यहां पे, सेकंड वाला। लीस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है, क्या इस बार वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बताइए किस में है, वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। फिर से वही, पहले 1 से 2 पे गए और फिर 2 से 3 पे। अब बताइए इस बार क्लॉकवाइज गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस बार कैसे गए एंटी क्लॉकवाइज। एस होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो एस होना चाहिए था, लेकिन होगा आर। ठीक है, चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनमें हमें डिफरेंट कार्बन एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कायरल एटम कौन सा है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये कायरल एटम है, पहला कायरल एटम आइडेंटिफाई कर लिया। एक बार आपने ये ढूंढ लिया कि कायरल एटम कौन सा है, तो फिर आपको कायरल एटम से लगे हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो ये 1। अब CHO और CH2SH में अगर देखें तो CH2SH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बाद सल्फर है जबकि यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 4। अब देखिए आपको 1 से 2 पर जाना है और फिर 2 से 3 पर जाना है। अब आप बताइए क्लॉकवाइज गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ ये बताना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गए हैं, होना क्या चाहिए था, आर या एस, क्या होना चाहिए आर या एस। क्लॉकवाइज गए हैं, क्या होना चाहिए आर या एस, आर होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, होगा क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में है इसलिए आर होना चाहिए था, एस होगा। अगला एग्जांपल देखिए, सबसे पहले CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जो मैंने आपको लिखवाया था E और Z के टाइम पे, अगर आपको CIP सीक्वेंस रूल की प्रायोरिटी नहीं आती है तो फिर आप RS नहीं निकाल पाएंगे। RS निकालने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो CIP सीक्वेंस रूल पढ़ाए थे वो क्लियर होना चाहिए। उसमें हमने कहा था पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको देते हैं जिसका फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब देखिए ऊपर भी कार्बन है, आप कहेंगे सर ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो अगर एटम सेम होता है तो नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिपलेट देखते हैं। इस कार्बन से हमें अगले एटम क्या मिलेंगे, एक ऑक्सीजन एक कार्बन और हाइड्रोजन, तो सेट ऑफ ट्रिपलेट आया OCH। लेकिन जब हम इस कार्बन से देखेंगे तो जो सेट ऑफ ट्रिपलेट आएगा वो ट्रिपल ऑक्सीजन आएगा, और इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, 1 2 ये 3 और ये 4। जैसे यहां पे देखो CHO में जो सेट ऑफ ट्रिपलेट मिलेगा वो OOH मिलेगा,
जबकि CH2SH में क्या मिलेगा, SHH मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, O पहला यहाँ पे, O पहला यहाँ पे सल्फर, तो सल्फर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना, इसलिए हमने CH2SH को ज्यादा प्रायोरिटी दी है COOH से। अब यहां से 1 से 2 पे गए और 2 से 3 पे गए। बताइए हम कैसा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस तरह से जा रहे हैं? सब लोग लिख के बताइए जरा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ जरा, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्मली क्या होता है, एस, लेकिन यहां पर क्या होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, एस या आर? कैपिटल आर लिखना है, स्मॉल आर नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा आर। मतलब अगर हम यहां पे देखें तो सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है। अब थर्ड वाले का देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं अब नीचे वाले की, तो यहां पर भी सिमिलरली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी OH की, सबसे कम हाइड्रोजन की। अब इस बार मैं चाहता हूं आप बताएं, COOH नीचे वाले कार्बन में और ऊपर वाले कार्बन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? COOH नीचे वाले की या ऊपर वाले की? चलो जल्दी बताइए, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? जानवी डाउन वाले की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत सही। क्योंकि देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, नीचे वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। और उसका रीजन ये है कि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, इस कार्बन के ट्रिपलेट मिलेंगे ट्रिपल O, जबकि इस कार्बन के ट्रिपलेट मिलेगा OCH, और ट्रिपल O की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए 1 2 ये वाला 3 होगा, और ये पूरा ऊपर वाला जो ग्रुप है ये 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से, सॉरी ये वाला 2 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 से 2 जाएंगे, उसके बाद 2 से 3 जाएंगे। अब आप बताइए, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आर होना चाहिए था। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर होना चाहिए था। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर होना चाहिए था, बट होगा क्या, एस। और एस क्यों हुआ? क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन पे नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। चलिए एक और एग्जांपल, सेम ऐसा ही है। यहां पे पहला है ऑक्सीजन 1, दूसरा है CHO, तीसरा, और ये चौथा। अब क्या करेंगे, 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3। बताइए क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आपको समझना होगा कि अगर ऐसा जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसा जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देखना नहीं आता बेटा, फिर तो कैसे ही निकाल पाओगे, है ना? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बताइए लीस्ट प्रायोरिटी वाला कहां पे है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल पे? लीस्ट प्रायोरिटी वाला कहां पे है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल पे। तो फिर क्या होगा, आर या एस? एस। ध्यान रखिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, लेकिन अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब क्या होगा? अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तब आर। ठीक है, तो 2 पे। आपको एक बात समझना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे है और 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर, और अगर हॉरिजॉन्टल पे है और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस। उल्टा हो जाएगा, है ना? अब देखो यहां पे ये वाला 1, फिर से देख लेते हैं, ये 1, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3, ये 4। अब अगर तुम्हें 1 2 3 4 नहीं आता तो एक बार ई और जेड वाला टॉपिक पढ़ के आना, वहां पे मैंने बता रखा है कि कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे। अब आप बताइए कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज?
कैसा जा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या होना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एस होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, एस या आर? आर होगा। क्यों यहां पे क्यों आर होगा? क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो वर्टिकल में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिर से ये 1, ये 2, ये वाला 3 और ये 4। अब 1 से 2, 2 से 3 गए। अब ध्यान से समझना, 1 से 2, 2 से 3 गए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एस होना चाहिए था, लेकिन आर होगा क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है। अब यहां पे आए, पहला 1 है, ये 4 है, कंफ्यूजन 2 और 3 के बीच में हो सकता है। तो देखो डिसाइड कर लेते हैं इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है अगला। भाई आप कहेंगे सर यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो अब किसको प्रायोरिटी ज्यादा दें? ठीक, तो अब देखो इस कार्बन से जुड़ा है एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन से भी जुड़ा है एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, हाइड्रोजन। तो डिफरेंस पता नहीं चला, क्यों? ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन इससे भी जुड़े हैं और इस कार्बन से भी ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। तो और आगे गए, इस कार्बन पर देखा तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, जबकि जब यहां पे गए तो इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और इसलिए 1, 4 इस वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले की प्रायोरिटी कम। अगर हमें डिफरेंस पता नहीं चलता है तो हम आगे जाते जाते हैं कब तक मूव करते हैं, जब तक कि डिफरेंस पता ना चल जाए। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले कार्बन की, और जब हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये 1, ये 2 और 2 से 3 इधर गए, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, एस होना चाहिए था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, एस होना चाहिए, क्लॉकवाइज आर होना चाहिए था, लेकिन एस हो जाएगा, 2R 3S। सिमिलरली यहां पर भी OH राइट साइड में है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। इनफैक्ट कोई भी ग्लूकोज के 16 आइसोमर बनते हैं, उनमें से कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें OH राइट पे होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, OH लेफ्ट पे होगा तो एस होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें भी तो OH राइट पे था, तो ये तो एस आ गया था, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने कहा है ऐसा कि अगर सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन लगे हुए हैं तो फिर इस तरह से करेंगे। केस 2, अगर हमारे पास वेज डैश फार्मूला दिया हो, तो देखो वेज डैश फार्मूले में क्या होता है, इस तरह से ये COOH, CH3, NH2 और हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल है। यह एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, COOH, H, OH, CH3। ठीक है ना। पहला अगर यहां पे देखें, सबसे पहले दो रूल सेम हैं। पहला रूल क्या था, कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना। यहां पर भी कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया, यहां पे भी कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया। अब कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी अगली प्रायोरिटी होती है ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो पहला यहाँ पे NH2 है 1, दूसरा है COOH, तीसरा है CH3 और चौथा है हाइड्रोजन।
तो पहले दोनों रूल सेम है, थर्ड रूल में चेंज आएगा। थर्ड रूल में पहले क्या देखते थे कि लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो कहां होना चाहिए था, कहां देखते थे लीस्ट प्रायोरिटी, बताओ फिशर फार्मूले में। फिशर फार्मूले में क्या देखते थे, वर्टिकल होना चाहिए। यहां पे जो लीस्ट प्रायोरिटी है इन डैश लाइन होना चाहिए, लीस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे होना चाहिए। और बस अगर लीस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन पे, डैश लाइन का मतलब किसमें, इसमें, इस तरह से है ना, या हम कह सकते हैं किसमें होना चाहिए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। डैश लाइन का मतलब है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना, टुवर्ड्स व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है। अब देखिए, अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बिल्कुल सेम वैसा ही आर, और अगर 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सीधे एस कर दीजिए। अब यहां पे पहले देख लेते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है या नहीं, यानी डैश लाइन में है या नहीं। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन है और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो बस 1 से 2 पे गए और 2 से 3 पे गए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एस। फिर दूसरा एक केस बन सकता है यहीं पे, इफ लीस्ट प्रायोरिटी इज नॉट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। हो सकता है कि लीस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ना हो, तब क्या करेंगे, देन बाई वैलिड इंटरचेंज, then by valid interchange least priority is sent away from observer। ठीक है, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है तो हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। जैसे यहां पे देख लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है OH की, दूसरी प्रायोरिटी है COOH की, तीसरी प्रायोरिटी CH3 की, और चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी है और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर भी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाई सम वैलिड इंटरचेंज लीस्ट प्रायोरिटी को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाले में CH3 बैठा हुआ है, तो कैसे करेंगे वैलिड इंटरचेंज, एक को फिक्स करेंगे, बाकी तीनों को इस तरह से रोटेट करेंगे कि लीस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ जाए। तो हाइड्रोजन को ले जाएंगे CH3 की जगह, CH3 को ले जाएंगे OH की जगह, OH को ले जाएंगे हाइड्रोजन की तरह पास। और अब इतना करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें फिर देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है या S है। जैसे ये अब देखिए, COOH को हमने अपनी ही जगह पे रखा है, जबकि H आ गया यहां पे आ गया CH3 और यहां पे आ गया OH, मतलब हमारा एक स्टेप बढ़ गया है अब। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि जब फिशर फार्मूले की जगह वेस्डेस फार्मूला दिया हो और लीस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ना हो, तो हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमेशा। एक स्टेप बढ़ा लिया, अब देख लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब लीस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ गया। अब देखेंगे 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सीधे लिख दीजिए R। मतलब इस बार कुछ रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। उल्टा कहां करते हैं, D और L में। मतलब उल्टा कब करते हैं, जब फिशर दिया हो। अगर वेज डैश दिया है तो हमेशा ध्यान रखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाएंगे, फिर निकालेंगे क्या है या ऐसे। अब देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। दूसरी प्रायोरिटी है ऑक्सीजन की,
तीसरी प्रायोरिटी CH3 की और चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन की। लीस्ट प्रायोरिटी वाला अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो सीधे 1 से 2, 2 से 3 गए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन S, बिल्कुल सिंपल। अब यहां पे पहली प्रायोरिटी NH2 की, दूसरी COOH की, तीसरी CH3 की और हाइड्रोजन की लीस्ट प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन यहां पे डैश लाइन में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे हमें H चाहिए, कहां पे, NH2 की जगह, तो इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं और इसको यहां ले जाते हैं। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3 तो अपनी ही पोजीशन पे रहा, COOH आ गया यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पे NH2। अब प्रायोरिटी देखें, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 गए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन R होगा, तो अगर ये R है तो ये भी R ही होगा। यहां कुछ भी रिवर्ट नहीं करना है, बस यहां क्या ध्यान रखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाना है। जैसे यहां पे देखिए, अगर OH फ्रंट पे है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन बैक पे है। अब पहली प्रायोरिटी है OH की, दूसरा ये डबल बॉन्ड है, तीसरा ये, और चौथा ये। 1 से 2, 2 से 3 गए क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन R। ध्यान रखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 की प्रायोरिटी, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सब हम, CH2 CH3 से ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, यहाँ CH2 है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको 2 दिया है, इसको 3। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R होगा। डैश लाइन वाला लोन पेयर होता है, ये क्या है, डैश लाइन वाला लोन पेयर लीस्ट प्रायोरिटी होता है। हाँ, डैश लाइन वाला जो है ना, वो लीस्ट प्रायोरिटी होता है नहीं, वो डैश लाइन वाला लीस्ट, डैश लाइन में लीस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको लेके आते हैं। लीस्ट प्रायोरिटी वाला डैश लाइन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको लेके आएंगे, फिर 1 2 3 क्लॉकवाइज देखेंगे यार, एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो S। ठीक है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला डैश लाइन में नहीं है तो कुछ भी करके उसको डैश लाइन पे लाएंगे, फिर देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो S। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, उनके बारे में देखते हैं, जैसे इनांसियोमर। लिखिए, इनांसियोमर क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देखिए, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की अगर मिरर इमेज बन रही है तो उसको हम इनांसियोमर कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपाउंड है COOH, COH, H, CH3, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो अगर हम इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज बनाएं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर है। हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो मिरर इमेज है वो उसका इनांसियोमर होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसकी जो मिरर इमेज है वो इनांसियोमर है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट देखो, जो इनांसियोमर होते हैं वो लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इनांसियोमर
rotate plane polarized light in equal and opposite direction। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना है कि इनांसियोमर जो होते हैं वो लाइट को इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इनांसियोमर के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। इनांसियोमर हैव इक्वल बॉइलिंग पॉइंट, और जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट बी separated by fractional distillation। ठीक है, तो इनांसियोमर्स मिरर इमेज होंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के, लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होंगे, इसलिए ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट टर्म है, देखिए डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? ये भी ऑप्टिकल आइसोमर हैं, पर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर हैं जो मिरर इमेज नहीं होते। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image of each other, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे वो डायस्टीरियोमर कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है COOH, OH, H, OH, ये H। अब एक मॉलिक्यूल है ये, दूसरा मॉलिक्यूल है COOH, यहाँ पे OH, H, OH और H। अब ये 1 है, ये 2 है ना, और एक तीसरा भी बना लेता हूं मैं यहां पे, एक तीसरा COOH, ये H, OH, OH, H। अब देखिए ये दोनों अगर देखा जाए 2 और 3, तो बताइए 2 और 3 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं है? 2 और 3 मिरर इमेज हैं, यस। तो 2 का रिलेशन 3 से क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएंगे इनांसियोमर। लेकिन अगर 1 का रिलेशन 2 से देखा जाए तो 1 और 2 मिरर इमेज हैं या नहीं है? 1 और 2 मिरर इमेज हैं या नहीं? क्या 1 की मिरर 2 में दिखेगी? नहीं। तो जो मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टीरियोमर होते हैं। ठीक है, जो भी मिरर इमेज नहीं होते वो भी डायस्टीरियोमर होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे CH3H, ये है सिस, है ना, और CH3H ट्रांस, ये सिस और ट्रांस। ध्यान सुनिए, ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं? सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर होते हैं या नहीं? है स्टीरियो आइसोमर या नहीं?
ऑप्टिकल की बात नहीं पूछ रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है? हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं ये, है ना। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमर तो है ये। अब बताइए क्या ये मिरर इमेज है? स्टीरियो आइसोमर है पर क्या ये मिरर इमेज है? नहीं। तो ये भी डायस्टीरियोमर कंडीशन फॉलो करते हैं, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और इसलिए सिस और ट्रांस भी डायस्टीरियोमर है। सिस और ट्रांस भी डायस्टीरियोमर है। इनफैक्ट जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो ऑलवेज डायस्टीरियोमर होते ही होते हैं। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो सब डायस्टीरियोमर होंगे, है ना। सिस और ट्रांस हमेशा डायस्टीरियोमर जरूर होते हैं। तो डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल वाले भी हो सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि डायस्टीरियोमर है ऑप्टिकल वाले, और ये डायस्टीरियोमर है कौन से वाले? ज्योमेट्रिकल वाले। नेक्स्ट है रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, डायस्टीरियोमर में एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहां पे। डायस्टीरियोमर, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डायस्टीरियोमर के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं और इसलिए they can be separated by fractional distillation so they can be separated by fractional। डायस्टीरियोमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, इनांसियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखते हैं रेसेमिक मिक्सचर। If equal amount of enantiomers is mixed, then it is called रेसेमिक मिक्सचर। पहले भी हमने पढ़ा है रेसेमिक मिक्सचर क्या है। अगर इनांसियोमर्स को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो रेसेमिक मिक्सचर होगा। जैसे अगर डीग्लिसरल्डिहाइड है, ये लाइट को राइट में रोटेट करता है ना, लाइट को राइट में रोटेट करता है, और इसी का अगर इनांसियोमर बना लिया जाए, इसी का इनांसियोमर कौन सा है? ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। ये लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है, तो अगर एक लाइट को राइट में रोटेट करता है, दूसरा लेफ्ट में रोटेट करता है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? बताइए, रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आधे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लाइट को राइट में रोटेट करेंगे और आधे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेंगे। ठीक है, ये जैसे देखो, मान लो 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो राइट में रोटेट कर रहे हैं और 100 ऐसे हैं जो लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, तो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? नेट 0 हो जाएगा, बिल्कुल। यही रीजन है कि जो हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहां पे एक्सटर्नल कंपनसेशन वर्ड का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है जो लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, दूसरा है जो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो एक्सटर्नल कंपनसेशन हुआ। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब यह होता है कि एक ही मॉलिक्यूल होता और उसी मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट ऐसा होता जो लाइट को राइट में रोटेट करता
और कुछ पार्ट ऐसा होता जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट होता करता, तो उसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। यहां पे एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि एक लाइट को राइट में कर रहा है, दूसरा लेफ्ट में। अगर एक ही मॉलिक्यूल होता, सेम मॉलिक्यूल, और उसी का कुछ पार्ट लाइट को राइट में और कुछ लेफ्ट में रोटेट करता, तो उसको हम इंटरनल कहते। तो यहां पे एक्सटर्नल कंपनसेशन है। दूसरा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक लाइट को राइट में और एक लेफ्ट में, तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, इसको कहते हैं इंटर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट होता दोनों, तो उसको कहते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, इंटर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या होता है ना। अभी लिख लीजिएगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड की, ठीक है, दोनों एक साथ पहले समझ लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेंगे। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे? ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं, बट कैसे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? क्योंकि इनमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन along with POS, कायरल कार्बन होगा, उसके साथ साथ POS या COS में कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, मीजो कंपाउंड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दो कार्बन कायरल है ना, और साथ में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये कंपाउंड जो होगा ये मीजो होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आखिर ये लाइट को रोटेट क्यों नहीं कर पाता है? तो फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था पिछली स्लाइड में, तो हमने कहा था इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल लाइट को राइट में और एक मॉलिक्यूल लेफ्ट में। यहां पे इंटरनल कंपनसेशन होता है। अब इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग क्या है? इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है? देखो, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब था, फिर से चलते हैं प्रीवियस साइड में, कि ये वाला लाइट को राइट में और एक लेफ्ट में, तो एक्सटर्नली दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इंटरनल कंपनसेशन में एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, जिसका अगर ये वाला कार्बन ऐसा है जो लाइट को राइट में रोटेट करेगा, तो इसी मॉलिक्यूल का जो दूसरा कार्बन है, जो कि इसका नीचे वाले का मिरर इमेज है, ऊपर वाले का मिरर इमेज है नीचे वाला, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। सोचो अगर 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन लाइट को राइट में रोटेट कर दे और एक लेफ्ट में रोटेट कर दे, तो टोटल रोटेशन तो जीरो ही मिलना है। और विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट ही ऐसा है, इसलिए इसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या कहा था, इंट्रामॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जिनके कारण न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जबकि यहां क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल, इंटर था पिछली बार, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। जबकि इस बार क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे कार्बन हैं जो लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। पिछली बार था इंटर और इस बार है इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ
ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, यहां पे दो केस बनते हैं। केस वन, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब समझते हो ना? अनसिमेट्रिकल का मतलब है मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 2⁻n। ठीक है, यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल एटम। ठीक है, और अब अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल 2⁻n बने हैं, और जितने बने हैं सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा ही नहीं। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे 0। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितने टोटल बनते हैं उसके डिवाइड बाय 2 रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है जिसके 4 आइसोमर बने हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर कितने होंगे? 4/2। तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव बने हैं उसके डिवाइडेड बाय 2, तो 2⁻n डिवाइड बाय 2 मतलब हो जाएगा 2⁻n-1। ठीक है, इतने बनेंगे रेसिमिक मिक्सचर। अब देखो, ये तो तब है जब मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। केस 2 हो सकता है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो? सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो? सिमेट्रिकल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। सिमेट्रिकल का मतलब जो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है ना? अब देखो यहां से, केस 2, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव भी बनते हैं, इनएक्टिव भी बनेंगे। अनसिमेट्रिकल है तो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी बनेंगे प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेंगे, एक्टिव वाले भी और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले भी। पर इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला कैसा है कि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है अक्सर भूल जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखो, इस बार ऑप्टिकली एक्टिव भी बनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेंगे, और टोटल कितने होंगे? एक्टिव और इनएक्टिव को जोड़ देंगे तो टोटल बन जाएंगे। यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव भी बनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बनेंगे, और टोटल बनाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो, इसको मैं कैसे याद रखता हूं? जिस तरीके से, जो तरीका मैं लगाता हूं वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां पे ये ध्यान रखता हूं कि जितने इसके इवन में ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं उतने यहां टोटल बनते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने याद रख रखी है कि जितने एक्टिव बनेंगे उतने वहां टोटल बनेंगे। यहाँ पे एक्टिव कितने बनते हैं? 2⁻n-1, तो यहाँ पे टोटल बनेंगे 2⁻n-1। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखो, यहां पे इनएक्टिव कितने बनते हैं? 2 की पावर, चूंकि इवन नंबर है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी इवन आएगा, 2⁻n/2-1। यहां पे इनएक्टिव कितने बनते हैं? यहां पे इनएक्टिव बनते हैं 2⁻n-1, क्योंकि ऑड है तो कंप्लीट लाने के लिए 1 का माइनस करना पड़ेगा, n-1/2। अब यहां पे हमें एक्टिव और इनएक्टिव पता है, और एक्टिव और इनएक्टिव पता है, तो टोटल क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दें, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2-1। यहां पे हमें टोटल पता है, इनएक्टिव पता है, एक्टिव निकालना है, तो टोटल में से इनएक्टिव वालों को जोड़ दो, घटा दो, तो 2⁻n-1 टोटल में से 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई